स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2016 यूपी पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन को आप दोबारा से हम कह रहे हैं बहुत ध्यान से, ये नहीं कि रटें, हर केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन को ये देखें कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसको देखते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में आयनीकरण विभव का मान सबसे कम किस में होगा। अब देखिएगा 70, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, आयनीकरण विभव का मान सबसे कम किस में होगा। सबसे पहले तो ये देखें कि आयनीकरण विभव कहते किसे हैं और आयनीकरण विभव का मान किस प्रकार से बदलता है वर्ग और आवर्त में। सबसे पहले आप फर्स्ट वर्ग की यदि आवर्त याद करें, फर्स्ट आवर्त में तो केवल दो ही तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। सेकंड आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और थर्ड आवर्त सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये दो आवर्त याद कर लें और दो वर्ग याद कर लो आप। फर्स्ट वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग है ये सेकंड ए वर्ग है। सेकंड वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम। ये देखिएगा, इनको बस दो आवर्त और दो वर्ग आप याद रखो, आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे भी आप क्वेश्चन में देखें, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। लिथियम ये रहा, सोडियम ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा और एल्युमिनियम ये रहा। आगे चारों आप कोई भी पेपर देख लेना, इनमें से अलावा कोई नहीं आएगा। अब आयनीकरण विभव कहते किसे हैं? किसी भी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनीकरण विभव कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और आवर्त में ये बाएं और दाएं, सही है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव बढ़ता है। ये तो कंडीशन है आवर्त में। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है। वर्ग में यदि आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन विभव घटेगा, आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो आयनन विभव बढ़ेगा। जब यदि हम बात करें, आपका ये चार तत्व दे रखे हैं, इन चारों तत्वों में पूछा है किसका आयनन विभव सबसे कम होगा। आयनन विभव ये तो हमारे पास एक तो ये है और एक ये है, ये एक ही वर्ग में है। जब ये दोनों एक ही वर्ग में हैं, हमने क्या कहा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटेगा। यदि इन दोनों में किसका आयनन विभव सबसे कम होगा तो नीचे वाले का, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन विभव घटता है। तो इन दोनों में यदि तुलना करें तो आयनन विभव सोडियम का कम होगा। और अब ये तीनों तत्व एक ही आवर्त में हैं, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव बढ़ेगा। इधर से जैसे जैसे बढ़ेंगे आयनन विभव बढ़ेगा। इन दोनों में तो आयनन विभव इसका कम है और इधर की ओर बढ़ेंगे तो आयनन विभव बढ़ेगा। तो इसका अर्थ क्या है, इन तीनों में सबसे कम आयनन विभव किसका होगा? सोडियम का।
सही है। तो हम कहेंगे इन चारों में सबसे कम आयनन विभव सोडियम का होगा। यदि यहीं पर ये पूछते सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होगा, क्वेश्चन यही है, ऑप्शन भी यही है। यदि पूछते किसका आयनन विभव सबसे ज्यादा होगा, तो हम कहते इन चारों में, इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्यूमिनियम का। लेकिन हमने ये भी लिखा है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है। तो लिथियम तो है दूसरे आवर्त में और एल्यूमिनियम है, तो यदि हम सबसे अधिक की बात करें तो ये दोनों तो कट गए हमारे पहले ही, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा तो इसका होगा। और अब एक रह गया एल्यूमिनियम और एक है लिथियम। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है, तो ये दूसरे आवर्त में, ये तीसरे आवर्त में, तो इसका मतलब इसका कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का। सबसे ज्यादा आयनन विभव लिथियम का और सबसे कम आयनन विभव सोडियम का होगा। तो इसको आप याद रखें बस। यदि ये याद है तो आप आवर्त सारणी से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब निकाल सकते हैं। जैसे और यदि इसी में हम बात करें कि परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, इसका लिथियम का होता है परमाणु क्रमांक 3, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8। इसमें भी 2 कोष, इसमें भी 2 कोष, हर एक में 2 कोष हैं। यानी कि यदि आप आवर्त की बात करें तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर कोषों की संख्या समान रहती है, लेकिन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। क्यों, यहां पर 2,1 कोष तो 2 ही हैं, लेकिन अंतिम यहां पर 2, 1 और यहां पर 3 प्रोटॉन। फ्लोरीन की यदि आप बात करें 2,7, पहले में 2, दूसरे में 7, यहां 7 प्रोटॉन हैं, 9 प्रोटॉन हैं। यहां पर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा। जब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो अंतिम कोष नाभिक के समीप आएगा। जब अंतिम कोष नाभिक के समीप आ जाएगा तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाए, त्रिज्या कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। क्यों, इसमें 2,1 सोडियम की यदि आप बात करें 2,8,1, इसमें 3 कोष हो गए, इसमें 4 कोष हो जाएंगे, 4। इसी प्रकार जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो अंतिम कोष नाभिक से दूर होगा, और जब अंतिम कोष नाभिक से दूर होगा तो इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। तो याद रखिएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए कि आवर्त सारणी में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में, कोई भी आवर्त हो, बाएं से दाएं चलने पर, हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो कक्षाओं की संख्या तो होगा एक समान रहती है। बाएं से दाएं चलेंगे तो कक्षाओं की संख्या, इसमें भी 2 कक्षाएं, 1, 2, 2, 2,3, 2,4, 2,5, कक्षाओं की संख्या तो 2 ही है। सही है। तो आवर्त सारणी, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर कक्षाओं की संख्या एक समान रहती है। फिर इन्होंने अगला क्वेश्चन 72 कि मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है। तो इसका आंसर होगा कि मेथिल ऑरेंज पीला रंग क्षारीय विलयन में देता है। अभी लिखवाया था कि मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि FeCl3 के बनाने में
उसकी नमी को दूर करने के लिए फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। तो इसका आंसर होगा FeCl3 को शुष्क रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं, एक यौगिक A के जलीय विलयन में, देखिए अगला क्वेश्चन है 74। तो यौगिक है A, उसके जलीय विलयन में NH4OH की कुछ बूंद मिलाने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप मिलता है। हमें एक ऐसा पदार्थ बनता है जो कि लाल भूरे रंग का होता है। तो वह यौगिक A क्या है? इस यौगिक A में जब हम NH4OH की कुछ बूंदें मिलाते हैं तो हमें लाल भूरे रंग का अवक्षेप मिलता है। तो ये यौगिक A क्या है? देखिए लाल भूरे रंग का अवक्षेप हमेशा लोहे के यौगिक के कारण मिलता है। तो यहाँ पर लोहे का एक यौगिक है फेरिक क्लोराइड। जब हम फेरिक क्लोराइड की इससे क्रिया करेंगे FeCl3 प्लस NH4OH तो बनता है FeOH का होल थ्राइस प्लस 3NH4 अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यहाँ पर 3 FeCl3 प्लस 3NH4OH तो बनता है FeOH का फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो ये विलयन जो होता है ये हमें लाल भूरे रंग का अवक्षेप इस FeOH के होल थ्राइस के कारण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एक यौगिक के एक मोल में कार्बन का एक मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल हैं। तो उस यौगिक का अणुभार क्या होगा? देखिए लेकिन यौगिक का एक ही मोल है, हम कह सकते हैं CO2 में इस CO2 का तो 1 मोल है और CO2 के 1 मोल में कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल हैं। इसीलिए इस यौगिक का अणुभार क्या होगा? कार्बन का परमाणु भार होता 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 और 32 और 12 44। तो इस यौगिक का अणुभार होगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान। देखिए अब आप 36 ग्राम जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, पहले तो जल H2O, जल का सूत्र H2O, इसका आप अणुभार निकालें। हाइड्रोजन का 1, 2 1 कम 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 18 ग्राम। इसे हम बोलेंगे जल का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का अर्थ है जल के 1 मोल का द्रव्यमान। 1 मोल अर्थात यहाँ पर 1 लिखा है, किसी भी यौगिक के आगे यदि 1 लिखा है यानी वो 1 मोल कहलाएगा। जल का 1 मोल, तो जल और 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ये कह रहे हैं, यदि आप इसमें गौर करें, हम कहें 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन कितनी है? 16 ग्राम। तो 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा 16 ग्राम। हमसे पूछा 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान। 36 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा, तो 16 गुणा 36 बटे 18, 18 दूनी 36 और 16 दूनी 32 ग्राम। तो 36 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा है 32 ग्राम। नेक्स्ट 77, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अमोनियम नाइट्रेट में है, यानी अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है? अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। सबसे पहले जैसे भी हमने कहा, पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकालिए। मोलर द्रव्यमान बराबर
नाइट्रोजन का परमाणु भार इसमें वैसे दे रखा है 14, हाइड्रोजन का 4 एकम 4, फिर नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 3 48 और इसके यदि हम ऐड करें 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 का 0 2 हासिल 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। इस अमोनियम नाइट्रेट का मोलर द्रव्यमान 80 आया। हमने कहा इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, किसी भी यौगिक में किसी तत्व की यदि परसेंटेज निकालनी हो तो नाइट्रोजन की परसेंटेज चाहिए। तो नाइट्रोजन की मात्रा गुणा 100 और बटे यौगिक की मात्रा या यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान कहें तो कितना है 80। नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहाँ 14 ये और 14 ये, 14 14 28, नाइट्रोजन की मात्रा है 28 और इंटू 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 7 28 और 7 पंजे 35। तो इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज है 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, 7.1 ग्राम क्लोरीन का FTP पर आयतन। किसी भी, देखिए अवोगाद्रो की परिकल्पना है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अवोगाद्रो की परिकल्पना है, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। ये कह रहे हैं 7.1 ग्राम क्लोरीन का FTP पर आयतन। सबसे पहले क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, क्लोरीन का Cl2, इसका 1 लिखा है तो इसका 1 मोल होगा। इसका अणुभार निकालो, यानी कि मोलर द्रव्यमान। क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5 और 35.5 इंटू 2 71 ग्राम, 71 ग्राम, यानी कि क्लोरीन के 1 मोल का द्रव्यमान 71 ग्राम। और अभी हमने कहा 1 मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर, अर्थात 71 ग्राम क्लोरीन का आयतन 22.4 लीटर होगा। आप कह रहे हैं कि 7.1 ग्राम क्लोरीन का आयतन कितना होगा। हम कहेंगे 22.4 इंटू 7.1 बट्टे 71, पॉइंट से 0 आ गया, 71 धाई 710, 10 का भाग कर दो 2.24 लीटर। तो 7.1 ग्राम क्लोरीन का आयतन 2.24 लीटर होगा। नेक्स्ट, यौगिक जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है। देखिए, जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, विद्युत संयोजी यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयनों में विघटित हो जाएगा। लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है और सहसंयोजी यौगिक विघटित जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विघटित नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन इनका शक्कर, चीनी, सही है। चीनी का सूत्र होता है C12H2211। चीनी के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि चीनी, शक्कर सहसंयोजी यौगिक है। दूसरा कह रहे हैं यूरिया, यूरिया भी सहसंयोजी यौगिक है। तीसरा एथिल अल्कोहल, और वैसे भी एथिल अल्कोहल से C2H5OH ये भी कार्बनिक यौगिक है। सिंपल से आता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। एथिल अल्कोहल है C2H5OH, ये कार्बनिक यौगिक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यूरिया ये भी कार्बनिक यौगिक है और शक्कर ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिकों के विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। एक सी ऑप्शन है कॉपर सल्फेट।
कॉपर CuSO4। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह कॉपर Cu++ और SO4 माइनस आयनों में अपघटित हो जाएगा। वैसे भी कॉपर सल्फेट देखिए आप, ये अकार्बनिक यौगिक है और अकार्बनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, किसके प्रभाव से? तो किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रभाव आयनों के कारण होता है। जैसे यदि हम नमक को जल में घोल दें, जब नमक को जल में घोल देंगे तो नमक Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा, और जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+ आयन कैथोड की ओर और Cl- आयन एनोड की ओर अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के प्रवाह से होता है। ये 81 क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील में कार्बन 0.1 से लेकर 0.25% तक होता है, तो ये याद रखना है। निम्नलिखित में से किसमें एल्युमिनियम नहीं होता? तो इसका ऑप्शन है जर्मन सिल्वर। बाकी ये जो अल्निको, ड्यूरेलियम, मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम की मिश्र धातुएं होती हैं। जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं होता है। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के से अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है, सही है। 2N2 + 3H2 N2 + 3H2 = 2NH3। और इस अमोनिया के निर्माण में लोहा, उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक होता है, सही है। इसका आंसर होगा लोहा और मॉलिब्डेनम। 84, चिली साल्टपीटर किसका नाम है? देखिए 84, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट को हम चिली साल्टपीटर कहते हैं, ठीक है, ओके। स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो जो घरों में बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो देखिए V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, 86, SO2, सही है, +O2। जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से की जाती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है, तो 2SO2 + O2 = 2SO3। और यहाँ पर उत्प्रेरक होता है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है SO2 से SO3 के निर्माण में। कह रहे निम्न में कौन सा असंतृप्त यौगिक है? असंतृप्त होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए, सही है। 87, देखिए इसमें पहला ऑप्शन है C6H14। असंतृप्त यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 40 नहीं है, या तो कार्बन की संख्या से दूनी होगी या दूने से 2 कम होगी, सही है। यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 2 14, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो ये असंतृप्त नहीं है। दूसरा कह रहे हैं C4H8, इसमें आप गौर करें तो इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन की संख्या के दूनी है, सही है। जब दूनी है तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएगा। तीसरा C3
H7OH। इसमें देखिए आप यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो एक तो 7 तो ये हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया OH, हो गए 8। और चौथा CH3OH, CH3OH यहाँ पर एक है, इसका दूना करिए, एक का दूना 2 2 2 4, तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन और एक OH, हो गए 4। तो यहाँ भी ये भी संतृप्त की श्रेणी में आएगा। तो असंतृप्त की श्रेणी में कौन आएगा? C4H8, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जो तत्व जुड़े हुए हैं उनकी संख्या या तो दूनी होगी या दूने से 2 कम होगी। नेक्स्ट CnH2n-2 88, CnH2n-2 का नाम है, ये आप देखिए इसमें कार्बन की संख्या दूने से 2 कम है, तो इन्हें कहते हैं हम एल्काइन। जिसमें जिन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन की दूने से 2 ज़्यादा हो उन्हें एल्केन, जिसमें दूनी हो एल्कीन और दूने से 2 कम हो एल्काइन कहते हैं। नेक्स्ट हेलोजनेशन है। हेलोजनेशन का मतलब क्या है? हेलोजन का जुड़ना। और यदि किसी यौगिक में हेलोजनेशन हाइड्रोजन वो हेलोजन जुड़ेगी, और जुड़ना अर्थात योगात्मक अभिक्रिया, और योगात्मक को ही कहते हैं यहाँ पर संकलन अभिक्रिया। संकलन का अर्थ है जुड़ना। 90 क्वेश्चन, यहाँ पर तत्व A, B, C और D, A, B, C, D आसानी से आयनीकृत होने वाला तत्व क्या है यदि उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न है? अब देखिए A 3.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, B की 3.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी कम होगी वह उतनी ही आसानी से आयनित होता है। तो यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता 3.25 है, इसलिए यह D वाला तत्व सबसे आसानी से आयनीकृत होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीजन जुड़े या विद्युत ऋणात्मक तत्व की वृद्धि हो, विद्युत धनात्मक मूलक की कमी हो, या फिर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, या फिर इलेक्ट्रॉन की हानि हो। तो यदि ऐसे कुछ हो रहा, मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण, ऋणात्मक मूलक की वृद्धि, ऋणात्मक मूलक की वृद्धि, ऑक्सीकरण, धनात्मक मूलक की कमी, धनात्मक मूलक की कमी, या फिर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण, अथवा इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की हानि ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यदि इनमें से कुछ भी हो रहा है तो वो ऑक्सीकरण है, इसका अपोजिट हो वो अपक्षयन कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऋणात्मक मूलक की कमी, धनात्मक मूलक की वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में कमी और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, वो अपक्षयन हो जाएगा। ऑक्सीकरण का उल्टा अपक्षयन। ये कह रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, पहला कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की हानि, बिल्कुल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की हानि, तो इलेक्ट्रॉन की हानि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है? तो इसमें
धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं। सही है। तो इसलिए ये धोने के सोडे का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें जल उपस्थित होता है। सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, देखिए सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4, यह मिश्रित लवण है। मिश्रित लवण क्यों? क्योंकि ये यदि कोई लवण 2 अम्ल 1 क्षार अथवा 2 क्षार 1 अम्ल के संयोग से बने तो उसे मिश्रित लवण कहते हैं। NaKSO4, ये NaOH प्लस KOH, NaOH प्लस QH प्लस H2SO4, तो ये 2 क्षार Na का OH KOH का OH, तो 2 OH हो गए, 2 OH और 2 H से क्रिया कर लेंगे, 2H2O बन जाएगा और लवण बनेगा NaKSO4, इसे कहेंगे हम मिश्रित लवण। 94 ABCD, इनके pH मान दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4। कह रहे हैं सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? अभी कहा था हमने, जिसका pH मान जितना कम होगा वह उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा। सही है। तो यहां पर A का pH मान सबसे कम है तो सबसे प्रबल अम्लीय A होगा। ये आपके 2016 के पेपर में आए हुए सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अगले वीडियो में हम 2017 के पेपर में आए हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।